हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई को अच्छी चलाइए जिनकी नहीं चल रही है। और अच्छे से बेटा क्या है, मन लगा के खूब पढ़िए, क्योंकि देखिए अभी MMTU का जो इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन है वह इंडिया लेवल पे हुआ है। कम से कम 4 लाख स्टूडेंट आज दिए हैं इस कोविड में। तो उम्मीद किया जा सकता है कि जो नीट और जेईई की परीक्षाएं हैं वह टलेंगी नहीं। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि गार्जियन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अभी कल जो है बीएड का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें भी कोई टलने का भी कोई आदेश नहीं आया है। तो ये सब जब परीक्षाएं हो रही हैं तो इसका मतलब पूरा जेईई और नीट होने के चांस हैं। तो इसलिए बेटा क्या है, अपनी पढ़ाई को, कंटिन्यूटी को क्या है, जारी रखिए। जो हमारे वीडियो को देख रहा है, नहीं भी देख रहा है, कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई को, कोई हमारा वीडियो जो है वह सिलेक्शन का आधार नहीं है। आपकी पढ़ाई सिलेक्शन का आधार है। हमारा वीडियो केवल एक मार्गदर्शक है और कुछ नहीं है। और टोटली जो आपकी सफलता है वह आप पे डिपेंड है। तो हम लोग भी एक तरह से आप ही पे डिपेंड हैं। जितना मेहनत आप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सफलता क्या है, होगी। लेकिन हाँ, कुछ प्रयास, एक छोटा सा प्रयास करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस लॉकडाउन में मतलब इस जो भी है परिस्थितियां जैसी हैं, छोटा छोटा प्रयास करके कुछ न कुछ चीज़ें आपके पास भेज रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भेज पा रहे हैं। जैसे आप लोगों की शिकायतें भी हैं कि सर ये चैप्टर नहीं हो पा रहा, वह चैप्टर नहीं हो पा रहा। तो बेटा सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। मतलब ऑनलाइन में तो भाई हम लोग सुबह से, ऑफलाइन में तो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा सकते हैं। और यहाँ शरीर के साथ साथ मौसम का भी साथ होता है, मोबाइल का भी होता है, कैमरे का होता है, आदमी का होता है, कंप्यूटर वाले का होता है, बहुत लोगों का काम होता है, केवल अपना ही काम नहीं है। तो मेरे से होता तो क्या है, मैं कई प्रॉमिस किया, क्या वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। मैंने कहा कितने दिन में ख़त्म कर दूंगा, नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसमें अगर हाँ यही क्लास में रहता है तो उन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, हो जाता है, क्योंकि वो मेरे कारण होता है। और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पूरा सिस्टम क्या है यहाँ पे, क्या है, ठीक है। केवल एक मेरे पढ़ाने के बाद यहाँ से सिस्टम, जो हमारी आवाज़ आपके पास पहुँच रही है, कई सिस्टमों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए सॉरी बेटा। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप लोग पढ़ेंगे और बहुत पढ़ते हैं। अब इसी पे देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, अब 30 दिन लेके बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है। तो इसमें जो भी जितना भी मैं सक्षम हूँ उतना कर रहा हूँ। तो कुछ 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आईआईटी एडवांस के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जैसे इधर आपके इसके क्वेश्चन थियरी पहुंच रही है, तो साथ साथ इसके क्वेश्चन भी कर लीजिए। तो मैंने ज़्यादा नहीं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज किया है। मतलब एक क्वेश्चन आपका ऐसा होगा कि जो 4-5 चीज़ों को कवर करेगा। इसका मतलब 10 क्वेश्चन पूरा 45 चीज़ों को कवर करिएगा, देखिएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन चूज किया है कि एक क्वेश्चन में कम से कम 3-4 कॉन्सेप्ट तो मिले ही बेटा, 4 फार्मूला तो मिले ही। देखिएगा, मेडिकल और जेईई के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, कोई पता नहीं क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे बस में नहीं है, सारा चीज़ सिस्टम पे है। मेरे बस में रहता, कॉलेज खुला होता है, कोचिंग खुली होती, तो मैं बता देता भाई इस साल तो मान लीजिए नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल तक भाई जो कहता था, बच्चों के साथ कमिटमेंट करता था, वो पूरा क्लास में कर देता था। क्योंकि मैं वहाँ सक्षम रहता था, मैं खुद जाता था। जब बरसात आता था, चाहे आंधी आता था, तूफान आता था, चाहे पानी लगा रहता था, मैं जाता था पढ़ाने के लिए किसी तरह से भी। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, मेरे इसने कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक तरीका आपको बताऊँगा कि अगर इस तरह से इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आपका 4, मैं ऐसा 10 क्वेश्चन चूज किया हूँ कि एक क्वेश्चन आपका कम से कम 4 कॉन्सेप्ट को क्या कवर करे, ज़्यादा नहीं। इसका मतलब वो 45 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन के बराबर होगा ये 10 क्वेश्चन आईआईटी का। ऐसे ही जेईई में भी देखता हूँ क्या करता हूँ, कुछ प्रॉमिस नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों की ब्लेसिंग रहेगी, सब कवर रहेगा तो अच्छा होगा, सब कुछ चलेगा। क्योंकि जब साइंस बड़ा जैसे फिजिक्स बहुत खतरनाक होता है बेटा, फिजिक्स बहुत खतरनाक होता है, आप लोग फील कर रहे होंगे, ठीक है, लाइफ में। उसी तरह से जब फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत धोखेबाज होते हैं, बहुत ज़बरदस्त धोखेबाज होते हैं। वह फिजिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे तो मैं भाई लॉकडाउन में काफ़ी परिचित हो गया, ठीक है। तो इसलिए नहीं कमिटमेंट कर रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ कि हाँ जैसे कर रहा हूँ और चैप्टर में भी आप फॉलो कर लीजिएगा। जहाँ तक हो जाएगा, जितना 30 दिनों में हो जाएगा, जितना भी मैं कर सकूँगा करूँगा, ठीक है। और कोई इसमें भाई वो मत करिएगा, क्योंकि शरीर ही नहीं है मेरा, अगर शरीर के साथ रहता तो मैं पूरा कराता तभी था भाई। मोटी सी बुकलेट लास्ट मोमेंट में सॉल्व कराता था भाई, जो भी बच्चे रहते थे, ठीक है। तो चलिए ये शुरू किया जाए। देखिए साइड में यहाँ पे क्वेश्चन चलता रहेगा आपका,
10 क्वेश्चन, और गूगल ड्राइव पे भी वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे किसी को यहाँ ना दिखाई दे तो गूगल ड्राइव पे जाके, गूगल ड्राइव के टाइटल में गूगल ड्राइव होता है, वहाँ पे लिंक दिया रहेगा एक ब्लू कलर का, उसको क्लिक करेंगे तो क्या है, क्वेश्चन आप गूगल ड्राइव से आपके खुल जाएगा वह, ठीक है ना। उसको सेव भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं ना, तो उसको सेव भी कर सकते हैं, चाहे तो उनको अपने में आप सेव भी कर सकते हैं, तो उसको हमेशा देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर घर में 2 मोबाइल है, वैसे मैं नहीं कहूँगा, अगर 2 मोबाइल है तो एक में रख के उसको सेव करके फिर उसको क्वेश्चनों को देखते रहिए, या पहले उसके क्वेश्चन को लगा लीजिए तब ये करिए। लेकिन 10 इंपॉर्टेंट अपने महत्वपूर्ण, मैं इन 30 दिनों में अपने अनुभव से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को मैं दे रहा हूँ। ये एक तरह से कह दीजिए कि गैस कहा जाता है, जैसे नहीं लोग कहते हैं कि सर गैस लगा दीजिए, तो वही है। अब लेकिन हाँ, इसकी वारंटी नहीं कि आएगा, लेकिन हाँ अगर वह सही लगाए हैं तो उस पैटर्न पे आएगा, आपको जरूर मिलेगा। तो एक तरह से गैस कहिए, गैस पेपर मैं दे रहा हूँ एक तरह का, ठीक है, जो मेरा गैस पेपर है, अपने पूरे 15 से 16 18 साल जो भी पढ़ाया, ठीक है, उनके अनुभव के आधार पे पढ़ाया सब ले लीजिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उनके अनुभव। चलिए तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है 10 इंपॉर्टेंट में, वह क्या कर रहा है, यह कर रहा है कि चार्ज Q 2Q 4Q। अब देखिएगा एक क्वेश्चन देखिए कितने फार्मूलों को कवर करेगा, 3-4 फार्मूलों को कवर करेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि IIT का एक क्वेश्चन और नीट का क्या 4 क्वेश्चन बराबर होता है, 100 सुनार की 1 लोहार की, ठीक है। जैसे सुनार का मतलब जो गोल्ड का काम करता है वह धीरे धीरे उसको पीटता है तब जाके सुंदर आभूषण बनाता है, लेकिन लोहार, ठीक है, इसको जातिगत मत लीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोहार जो होता है उसको एक बार मारता है और क्या होता है, बड़ी तेजी से। तो ऐसे ही 100 सुनार का 1 लोहार का। तो 4 क्वेश्चन नीट का, करीब 1 क्वेश्चन IIT एडवांस के बराबर होता है, और कोई IIT और नीट के क्वेश्चनों में अंतर नहीं है, और बहुत हेल्प करता है नीट और जेईई में IIT के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, चार्ज Q 2Q 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर 1 2 3 ऑफ रेडियाई r/2। ये देखिए भाई पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक स्फीयर है, इसका नाम P है और ये सेंटर दिया है, और यहाँ से R पॉइंट पे ये है, और ये देखिएगा ये r/2 रेडियस है, इसका कितना है, r/2 रेडियस। इस पे Q चार्ज फैला हुआ है, और ये देखो बच्चों इस पे 2Q चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वह R है, और ये पॉइंट P दिया गया है, और ये जो दिया गया है, ये देखिएगा ये जो दिया गया है यहाँ पर, इसका रेडियस 2R दिया गया है, देखिए इसका रेडियस 2R दिया गया है, और सेंटर से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, ठीक है भाई। ये सारे क्या हैं, सॉलिड स्फीयर हैं, सॉलिड मतलब ये सारे सॉलिड स्फीयर हैं, देखिए सारे सॉलिड स्फीयर हैं, ये सारे सॉलिड स्फीयर हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारे क्या हैं, सॉलिड स्फीयर हैं, सॉलिड स्फीयर दिए रहे हैं, और कह रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन पॉइंट P पर E1 E2 E3 है। ऑप्शन में चल रहा होगा कि उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ देखिए E1 है, यहाँ E2 है, और ये देखिए अंदर की तरफ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या E3 है। तो कह रहा कि इस E1 E2 E3 में क्या रिलेशन है, कैसे है, कौन सी चीज है। देखो यहाँ पर 4Q चार्ज है, ठीक है भाई, 4Q चार्ज है। मैं क्वेश्चन को देखने के लिए भाई शीट का प्रयोग कर रहा हूँ। आप लोग जैसे ये वाला मुझे नहीं दिख रहा, ये मत सोचिएगा कि मुझ सर भी देख रहे होंगे, नहीं, एक सिस्टम है, वीडियो मिक्सिंग का काम है कि जिस तरह से यहाँ आपको दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं पेपर का यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन देखने के लिए। आइए अब इसको समझा जाए कि 1, 2 और 3 पे किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता है। कि जैसे ये देखिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, यहाँ पर किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर का है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E1 इक्वल टू, ये देखिएगा Q अपॉन सेंटर से दूरी R है, R का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए E2 इक्वल टू, ये सरफेस पे है तो K2Q अपॉन कितना हो गया, ये देखिए R स्क्वायर। इस सरफेस पे क्या होता है, यही होता है। और ये देखिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू KQ स्मॉल r अपॉन R3। देखिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इन इक्वल टू KQ स्मॉल r अपॉन कितना होता है, R3 होता है। ये देखिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है भाई। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ साथ में फार्मूले भी चलते रहे। तो E3 इक्वल टू क्या हो गया, K4Q, और ये देखिए ये कितना है, ये R अपॉन कितना हो जाएगा, 2R का मतलब कितना हो जाएगा, 2R का मतलब 8R3। 8R3 का मतलब इससे ये कट गया, यानी E3 इक्वल टू क्या हो गया, K4Q, Q अपॉन 2R का स्क्वायर। अब आप खुद देख लीजिए कौन बड़ा है, मुझे तो E2 बड़ा लग रहा है, इसका मतलब E2 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद E1 है, और सबसे छोटा क्या है, E3 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर C आपको सही हो रहा है कि नहीं।
भाई समझ गए, केवल आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, बोलिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर, सेंटर से दूरी, सरफेस पे के क्यू स्फीयर के रेडियस का स्क्वायर, के क्यू बाई स्फीयर के रेडियस का स्क्वायर, और सेंटर से यहां देखिए के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आइए चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा भी है, ठीक है। तो चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है कैसे है। चलिए मिटाते हैं इसको पहले। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैसे है, ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन, छोटी छोटी बातों को ध्यान दो। चलो आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टू लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल मेटल प्लेट हैविंग ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, चल रहा है देखिए, are connected to a DC voltage source of potential difference X. Source of potential difference X. A proton is the released at the midway between the two plates. It is found to the moves at a 45 degree to the vertical just after release. Then X is nearly. ऑप्शन भी दिया है, मतलब क्या है कैसे है। देखिए इस तरह से ये वर्टिकल प्लेट दिए गए हैं, ये देखिए ये वर्टिकल प्लेट दिए गए हैं। देखिए भाई ये वर्टिकल प्लेट इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो ये देखो ये वर्टिकल प्लेट इस प्रकार से दिए गए हैं, देखिए वर्टिकल प्लेट हैं ये, ठीक है ना भाई। तो चलिए भाई वर्टिकल प्लेट इस प्रकार से दिए गए हैं, और ये देखिए इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर है, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो कितना है, x है। और इसको किसी बैटरी से इस प्रकार से जोड़ा गया है। तो ये देखिए अगर बैटरी से जोड़ा गया तो इस प्लेट पे प्लस चार्ज होगा, देखो क्या होगा इस प्लेट पे, बोलो बच्चों प्लस, और इस प्लेट पे क्या होगा बेटा, माइनस चार्ज होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वह क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्लेट पे जो चार्ज होंगे वह माइनस चार्ज होंगे, और इस पे जो चार्ज होगा वह क्या चार्ज होगा, इस पे प्लस प्लस चार्ज होगा। क्यों बच्चों, इस पे प्लस चार्ज होगा और इधर वाले पे माइनस चार्ज होगा। तो ये कहा जा रहा है कि एक प्रोटॉन को रिलीज किया गया है, लेकिन वो कैसे, 45 डिग्री वर्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज, मतलब वो 45 डिग्री पे जा रहा है। चलिए भाई क्या रीजन है आखिरकार। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है, क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है। ये देखिए पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। तो मान लीजिए प्रोटॉन साहब हैं, अगर मान लीजिए प्रोटॉन साहब अगर यहाँ पे हैं, तो इन प्रोटॉन साहब पे जो फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यानी QV, और इसका जो वेट होता है वो mg नीचे की तरफ होगा। तो अब ये बताइए जब इस तरह का फोर्स लग रहा है तो वेक्टर क्या कहता है, न तेरा न मेरा, हम दोनों के बीच में, मतलब ना इधर चलेगा वह ना इधर चलेगा। देखिए दो लोग लग रहे हैं ना, तो क्या न तेरा न मेरा, हम दोनों के बीच में, यानी हम दोनों के बीच का कहने का मतलब क्या होगा, ये देखिए 45 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेक्टर हार्ट ऑफ फिजिक्स कहा जाता है बेटा, बिना वेक्टर की कोई चीज नहीं हो सकती है। तो ये देखिए tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan 45 क्या हो जाएगा, ये देखो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब QV अपॉन mg, या tan 45 1 हो जाएगा QV अपॉन mg, या QV इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, या ये देखिए E क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू mg। क्यों, सारी चीजें दी गई हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना दे गई हो। देखिएगा सब कुछ दिया गया है। क्या क्या दिया गया भैया, ये जो है चार्ज कौन है, चार्ज भाई साहब कौन है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 पावर क्या होगा, -19 होगा। यक्स आपको फाइंड करना, D 1 इंटू 10 पावर -2 है। मास क्या होगा, ठीक है, ये देखिए मास जो होता है, मास आपका प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 पावर -27 होगा, और ये G क्या होता है, यक्स होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 10 पावर -9 वोल्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, सी वाला ऑप्शन होगा। बोलो भाई कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, ये ध्यान देना, सी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन होगा, ये देखिएगा। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसका जवाब कौन सा हो गया, सी वाला। तो समझ रहे हैं ना कैसे है। ये देखिए फोर्स तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है खुद कि ये वर्टिकल से 45 डिग्री बनाते हुए जा रहा है, तो इस तरह से जा रहा है। तो अब हम आप जानते हैं कि वो वेक्टर का कंपोनेंट आपने पढ़ा होगा कि जो tan थीटा होता है वो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट होता है। तो tan 45 इक्वल टू QV अपॉन क्या हो गया, mg हो गया कि नहीं, तो QV अपॉन mg हो गया। और ये देखिए x इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस क्या हो गया, 9 वोल्ट हो जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं, 1 इंटू 10 पावर -9 वोल्ट हो गया। इस प्रकार से
ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं इसी पे तीसरा क्वेश्चन बेटा दिया है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, जो जो सबका कवर हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका चल रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या कैसे चल रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप। ये देखिएगा ई इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप का मतलब आप आई कैप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वेयर ई नॉट इज द कांस्टेंट द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर ड्यू टू दिस फील्ड। मतलब शेडेड एरिया में, ये देखिए ये शेडेड एरिया है, इस तरह से ये वाई एक्सिस है, और ये देखो ये आपका क्या दे दिया है, ये जेड एक्सिस दिया है, और ये आपका क्या दिया है, एक्स एक्सिस दिया है। तो इस तरह से ये जो शेडेड एरिया है, ये देखिए शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया में ये 0 0 0 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 0 A 0 हो गया, ठीक है। और ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया A, हो गया, ठीक है बेटा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया A, 0, A हो गया, ठीक है। ये शेडेड एरिया है। तो कह रहा है कि शेडेड एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, कितना फ्लक्स पास करेगा। तो सबसे पहली चीज आप ये बताइए, इसका साइड मान लेते हैं, ये A B C D 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क्या दिए गए हैं। तो यही शेडेड रीजन है, यही जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन से आपको कह रहा कितना फ्लक्स पास होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब देखिए आईआईटी के क्वेश्चन से हम घबराएंगे नहीं। अब इसी में देखिएगा, मैंने क्यों कहा कि इसी में देखिएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाएगा, इसी में आपका डॉट प्रोडक्ट भी आ जाएगा, इसी में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो जाएगा। और आईआईटी के क्वेश्चन लगाने का यही मकसद होता है कि एक क्वेश्चन से ही हम एक तीर से कई शिकार करें। और आपका सब क्या है, मतलब लास्ट मोमेंट में ऐसे अगर आप 10-15 क्वेश्चन हमारे साथ लगा लेते हैं, और जहां तक सबकी ब्लेसिंग रही तो 30 दिनों में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है बेटा। 30 दिनों में मैक्सिमम हो जाएगा अगर सबकी ब्लेसिंग रही, सब कुछ सही रहा, ठीक ठाक रहा तो यहां पर ये चीज ध्यान रखे रहिए, ठीक है। अगर वह लगा लेंगे 10-15 क्वेश्चन भी आप लगा लेंगे, तो आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन में आपका सब पार्ट उसी में कवर हो जाएगा। तो अब यहां देखिए, सबसे पहले फ्लक्स का फार्मूला देखिए। फ्लक्स बेटा क्या होता है, फाई इक्वल टू, ये देखो E डॉट A होता है, E। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, एक्स कैप का मतलब आई कैप मैंने ले लिया है, E नॉट आई कैप। अब एरिया आपको नहीं पता है, तो एरिया आप जानते हैं कि जैसे ये क्या लग रहा है आपको, पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ये देखिए ए बी क्रॉस, मतलब एरिया क्या हो जाएगा, साइड क्रॉस साइड होता है, ए बी क्रॉस ए डी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ए बी, अब ये देखिए ए बी क्या होगा, सबसे पहले ए बी निकाल लें। तो ए बी क्या होगा, आप डिस्प्लेसमेंट देखे होंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर बी का क्या है, ये देखिए 0 0 तक कैंसिल हो गया, ए जे कैप में से 0 जे कैप का है, तो क्या बचेगा ए जे कैप बचेगा। फिर उसी तरह से एडी क्या होगा, एडी क्या होगा भैया, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा। ये देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ए आई कैप प्लस ए के कैप हो जाएगा। हो गया कि नहीं। अब आपको एरिया निकालना है, तो बेटा एरिया के लिए क्या करोगे, बोलो बच्चों, एरिया के लिए आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। तो ये देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो ए जे क्रॉस ए डी कितना हो जाएगा, ए आई प्लस ए के कैप हो जाएगा। या बताइए एरिया के लिए कितना हो गया, जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, बताओ जे क्रॉस आई, सभी लोग जानते हो जे क्रॉस आई कितना होता है, अरे भाई सब लोग जानते हो, आई जे के, जे क्रॉस कितना, जे क्रॉस आई, बोलिए भाई जे क्रॉस आई। यहाँ पे क्या हो गया, ये भाई ये ए जे क्रॉस है, तो जे क्रॉस आई कितना हो गया, उल्टा चलेंगे, आई जे के होता है तो जे क्रॉस आई चल रहे हैं तो ये माइनस के होगा, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो ना। यहाँ पर ये क्या दिया गया है, ए जीरो ए दिया गया है, फिर से देख लूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं कहीं गड़बड़ नहीं है। तो ए जीरो अब क्या हो जाएगा, आई जे के, तो ये जे क्रॉस आई कितना हो गया, देखो जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो गया, माइनस ए स्क्वायर के कैप हो गया, और जे क्रॉस के कितना हो गया, जे क्रॉस के क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर आई कैप हो गया। चलिए अब एरिया की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, माइनस ए स्क्वायर के कैप और प्लस ए स्क्वायर आई कैप हो गया, हो गया। चलो भाई बोलो कैसे हो जाएगा, अब तुम्हें लोग खुद बताओ, आई डॉट के क्या होगा, जीरो होगा, बोलो। तो आई डॉट के जीरो हो जाएगा, और आई डॉट आई क्या होगा बच्चों, बताओ, आई डॉट के क्या होगा, जीरो, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1। तो ये बताइए क्या हो गया, ई नॉट ए का स्क्वायर। तो बोलिए तीसरे क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा, आप लोग खुद बोलिए, तीसरे क्वेश्चन का जो जवाब होगा बेटा वह सी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला, सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, चलते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे है, कौन सा है, क्या चीज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन बड़ा अच्छा है।
अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन के एक शॉर्टकट मेथड से बताएंगे, ज़्यादा जैसे इसको समझाने में थोड़ा समय लगता है ज़्यादा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन और हर जगह काम भी करेगा वह कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वह हर जगह काम भी करेगा। तो ये देखिए S4 क्वेश्चन जो है वह क्या है, S4 क्वेश्चन क्या है, 3 concentric metallic sphere cells of radii r, 2r and 3r, r, 2r and 3r given charge q1, q2, q3 respectively. It is found that the surface charge density on the outer surface of shell are equal. Then the ratio of the charge given to cells q1 into q2 into q3 is q1 into q2 into q3 is, ठीक है। तो क्या करा, देयर आर 3 कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर शेल ऑफ रेडियाई r, 2r एंड 3r। ये देखिए 3r, ये क्या करने का मतलब है, ये देखिए इस पे चार्ज q1 है और ये देखिए ये इस पे चार्ज q2 है और ये चार्ज जो दिया गया है वह चार्ज क्या दिया गया, q3 दिया गया है। देखिए भाई q1, q2 और q3 है, इनका जो रेडियस दिया गया है वह क्या दिया गया है, r दिया गया है, इनका जो रेडियस दिया गया वह 2r दिया गया है, इनका जो रेडियस दिया गया वह 3r दिया गया है। ये q1, q2, q3 ये चार्ज दिए गए हैं, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू सेल q1 into q2 into q3। क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, इट इज फाउंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ सेल आर इक्वल, ठीक है। तो देखो बेटा क्या कर रहा है, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए जैसे गॉस थ्योरम से हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, तो गॉस थ्योरम से लगाते हैं तो यहाँ से इमेजिनरी सर्कल वर्कल मान के इसको क्या है हम चार्ज को फाइंड करते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल इंडक्शन मेथड से मैं बता रहा हूँ और हर जगह काम भी कर जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल में वो चीज़ें मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो सटीक आप उसका यूज कर सके, बहुत ज़्यादा क्या है लेंदी तरीके को नहीं मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीके से, और उसको आप हर जगह यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या है, इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या आपको क्या बराबर है। ये बोला है कि इस गोले के आउटर सरफेस के, ये देखिएगा आउटर, भाई इस गोले के 2 सरफेस होते हैं, एक आउटर होता है, इनर सरफेस होता है कि नहीं। तो आउटर सरफेस पे क्या है, आउटर सरफेस पे आपको बताना है कि आउटर सरफेस पे आपको बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर बराबर है, मतलब आउटर सरफेस का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको बताना है क्या है, कैसे है। तो गॉस थ्योरम से जब हम इसको देखेंगे, गॉस थ्योरम से, तो आउटर सरफेस पे यहां से देखिए इंडक्शन होगा, मैं देखिए इंडक्शन, जैसे ये Q1 वाला है, पूरा Q1 है, तो इनर वाले सरफेस पे माइनस Q1 क्रिएट करेगा, ये माइनस Q1 क्रिएट करेगा, एकदम देखिए शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, ठीक है, माइनस Q1 क्रिएट करेगा और ये माइनस Q1 जो होगा इंडक्शन करके आउटर सरफेस पे देखना प्लस Q1 क्रिएट करेगा, ठीक है, प्लस Q1 क्रिएट करेगा, ये ध्यान देना, ठीक है भाई, प्लस Q1 क्रिएट करेगा। फिर उसी तरह से यहाँ देखिएगा ये Q1 और Q2 और ये Q1 और Q2 है, तो जब Q1 और Q2 है तो इसके इनर सरफेस पे क्या आएगा, माइनस Q1 और माइनस Q2 आएगा, और यही बाहर जाके इस पे प्लस Q1 प्लस Q2 ये चार्ज लाएगा कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि गोले के, अब देखो टोटल चार्ज तो ये देखो Q1 कैंसिल हो गया, Q2 ही है, ये देखो Q1 Q2 कैंसिल हो गया, Q3 है, लेकिन आउटर सरफेस पे चार्ज चेंज हो गया कि नहीं। भाई गोले के 2 सरफेस होते हैं, इनर और आउटर होते हैं, और इंडक्शन हमेशा इधर से नहीं इधर से ही हम करते हैं। भाई गॉस थ्योरम अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो इधर से नहीं हो पाएगा, इधर ही से हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड भाई प्रभावित है, और इस पे क्या है, इस पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके कारण 0 है, सिर्फ इसी की प्रभावित है कि नहीं भाई, इसी के कारण है। तो इसीलिए हमेशा हम इधर से इंडक्शन करेंगे, इधर से कभी हम इंडक्शन नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज हो गया, Q1 हो गया, इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज हो गया, Q1 प्लस Q2 हो गया, और इसके आउटर सरफेस पे कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबके सरफेस चार्ज डेंसिटी आपस में बराबर हैं। अगर सबके सरफेस चार्ज डेंसिटी आपस में बराबर है तो Q1 अपॉन ये देखिए 4πr² हो गया, और इसके सरफेस पे कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 अपॉन ये देखिए 4π2r का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन ये देखिए 4π9r का स्क्वायर हो गया। देखिए सब कटा क्या बचा, Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन कितना 4, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन कितना 9। देखिए Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन कितना हो गया 4, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन कितना हो गया 9 हो गया। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन कितना हो गया 9 हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन कितना हो गया 9 हो गया। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा 4Q1 इक्वल टू ये देखिए
4Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2, या 3Q1 इक्वल टू कितना हो गया Q2, या Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1/3। जो इस तरह से इंडक्शन नहीं करता तो उसका दूसरा ऑप्शन आता है। इसमें एक और ऑप्शन है 1:4:9 लोग मार के चले आते हैं। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी यही ना होता है, चार्ज अपॉन एरिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है आउटर सरफेस का, इसलिए आउटर सरफेस का मैं ले रहा हूं। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, Q1 Q2 का रेशियो आ गया। अब आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को आपस में अगर बराबर कर देंगे तो ये देखिए Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या है, 4Q1 है। 4Q1 है तो यहां से ले लीजिए, ये देखिए 9Q1 इक्वल टू, ये देखिए Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है 4Q1, और ये क्या हो गया प्लस Q3। 9 में से 4 गया, कितना बचा 5Q1 इक्वल टू Q3, या Q1 बाई Q3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, सॉरी 1/5। इसका मतलब क्या हो गया, Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:3:5। ये देखिए 1:3 कितना 5, यानी Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 का रेशियो जो हो जाएगा 1:3:5 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जरूर समझ गए होंगे आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन, अब चलते हैं 5 क्वेश्चन में क्या है। देखिए एक 10 क्वेश्चन है, लेकिन सब कुछ आप 10 ही क्वेश्चन में से आप सब कुछ क्लियर कर लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें से खोजा है, आप उसको कोशिश करिए कि सब लग जाए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन जो है देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल में है 5वां क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखा जाए। ये बताइए आप लोग सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आप लोग गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है, गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, उसमें E डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब LHS का E डॉट ds, LHS E डॉट ds, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे चार्जों के कारण होती है, चाहे क्लोज सरफेस के अंदर हो चाहे क्लोज सरफेस के बाहर हो। लेकिन जो RHS होता है राइट साइड में, जो सिग्मा Q होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर के चार्जों के कारण केवल होता है। मतलब जो सिग्मा Q होता है वह सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर के चार्जों के कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर के चार्जों के कारण होता है। ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर के चार्जों के कारण होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर के चार्जों के कारण होता है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा भाई, 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें हैं 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में, ये देखिएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां क्वेश्चन करा बेटा, आपके स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। करा है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से है, ऐसे एक क्यूबिकल ये बॉक्स दिया गया है जिसमें ये एक रेडियस a/4 रेडियस का, कितने रेडियस का, a/4 रेडियस का, इस तरह से ये चीजें हैं, देखिएगा ऐसे a/4 रेडियस का एक 6 कूलम का एक रिंग रखा गया है, देखिएगा 6 कूलम का, 6 कूलम का। तो 6 कूलम का रखा गया तो इसका मतलब अंदर कितना होगा, 3 कूलम होगा, बोलो। अरे भाई यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और बाहर कितना होगा, बोलो 3 कूलम होगा। ये क्लोज सरफेस है, ये 3 कूलम है। फिर क्या करा है, इसका जो सेंटर है वो -a/2, 0 पे है, मतलब ये देखो दे दिया है -a/2, 0, यानी ये जो है -a/2 पे। तो ये तो पता चल जा रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a/2 हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये भी a/2 हो गई, और ये जो हो गया ओरिजिन हो गया 0, 0, 3D है चूंकि क्यूब है तो ये 0 है, तो ये a/2 है, साइड a/2 है, ये हो गया, तभी तो यहां तक -a/2 0 है। अब क्या कर रहा है, आगे करा है कि ये लेंथ A कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस, x इक्वल टू a/4 एंड x इक्वल टू 5a/4, यानी x इक्वल टू a/4 पे और x इक्वल टू 5a/4 पे, ठीक है, क्या है, एक चार्ज फैला हुआ है। ये देखिए इस तरह से, ये देखो बच्चों इस तरह से, यानी ये a/4 पे है, तो a/4 पे है, और ये वाला साइड कितना है, ये वाला कितना है बेटा, ये वाला 5a/4 है। तो ये बताओ 5a/4 में से a/4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 4a/4 का मतलब 4, 4, यानी ये जो साइड हो गई वह a हो गई, ठीक है, और ये हो गई, और इसका कितना अंदर हो गया, a/4 अंदर है, ये देखिए। अब बाहर कितना हो गया, ये बोलिए बाहर कितना हो गया, 3a/4 पार्ट बाहर हो गया, ठीक है। इसका मतलब a/4 पार्ट अंदर है, 3a/4 पार्ट जो बाहर है,
ये देखिएगा a/4 पार्ट अंदर है और 3a/4 पार्ट जो है वो क्या है, बाहर है। भाई a/4 पार्ट अंदर है और 3a/4 पार्ट क्या है, बाहर है। तो ये बताइए पूरे पे कितना चार्ज फैला हुआ है, 8 कूलम। ये कह रहा है कि पूरे पे कितना है, 8 कूलम है। तो ये बताओ 8 कूलम है पूरे पे, तो इतने पे कितना होगा, a/4। 8/4 मतलब अंदर की तरफ सिर्फ 2 कूलम चार्ज होगा, ये देखना, और बाहर की तरफ कितना होगा, 6 कूलम। ये सब यूनिटी मेथड पढ़े होंगे आप लोग। भाई a/4 है तो इसका मतलब पूरा a/2 है, तो a/4 पे है तो a/4n होगा ये। तो a/4 का मतलब क्या हो गया, पूरे पे 8 है, अब पूरा क्या है, a है, तो 8 में क्या है, 4 से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या होगा, 2 कूलम होगा। फिर क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन में, ए पॉइंट चार्ज -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड a/4 एंड -a/4, यानी -7 कूलम जो है a/4 और -a/4 में रखा है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस, ये प्लस प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस माइनस, ये माइनस प्लस होता है, भाई सॉरी, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस। ये बताइए a/4 आप यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, तो ये देखिए a/4 माइनस a/4 पे कितना है, यहाँ a/4 माइनस a/4 पे कितना है बताइए, यहाँ -7 कूलम है। चलिए भाई -7 कूलम हो गया, यहाँ देखिएगा -7 कूलम हो गया। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा कंसीडर ए क्यूबिकल सरफेस फॉर्म बाय 6 सरफेस x इक्वल टू प्लस a/2, y इक्वल टू प्लस a/2, z इक्वल टू प्लस a/2, देन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस, और -3a/4, -3a/4 का मतलब इधर आ गया, ये देखिए a/4 है तो -3a/4 यहाँ आएगा, और प्लस 3a/4 यहाँ कहीं आएगा, ये देखिए -3a/4 और ये प्लस 3a/4 हो गया। यहां पर जो है 3 कूलम चार्ज रखा है। अब आपसे कह रहा है कि क्लोज सरफेस के अंदर का फ्लक्स बताओ। तो बच्चों बताओ, क्लोज सरफेस के अंदर का फ्लक्स बताना है। अब तुम ही लोग ये बताओ कि क्लोज सरफेस के अंदर का फ्लक्स क्या होगा, ठीक, खुद आप लोग बताइए। आप जानते हैं कि इस क्लोज सरफेस के अंदर का सारा चार्ज लिया जाएगा, क्यों भाई, इस क्लोज सरफेस के अंदर का क्या लिया जाएगा, सारा चार्ज लिया जाएगा। तो ये बताओ, अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर का सारा चार्ज लिया जाए, देखिएगा क्लोज सरफेस के अंदर का सारा चार्ज लिया जाएगा, बोलिए क्लोज सरफेस के अंदर का सारा चार्ज लिया जाएगा, तो बताओ ये 6 कूलम है, 3 कूलम ही अंदर है, यही फ्लक्स की परिभाषा है। ये देखिए -7 कूलम है और ये देखिए 2 कूलम है, बाकी सब बाहर है, ये 6 कूलम बाहर है, ये 3 कूलम बाहर है, क्लोज सरफेस के अंदर इतना है एप्सिलॉन नॉट। तो अब बताइए फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2c अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन होगा आप खुद बताइए, बोलो भाई कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन में ए वाला ऑप्शन होगा सही, कौन सा, ए वाला सही होगा। ठीक है भाई, तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, कि जो गॉस थ्योरम की परिभाषा है वह क्लोज सरफेस के अंदर, देखिए कितना छोटा सा मैथ्स को केवल लगा दिया, ठीक है, केवल मैथ्स को समझना है कि फ्लक्स जो है वह क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होते हैं, टोटल चार्ज का अलजेब्रिक सम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना आसान है कि क्लोज सरफेस के अंदर के क्या टोटल चार्ज अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, यही फ्लक्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको इसको बताया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कैसे क्या चीजें हैं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका सब कुछ मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, फोर्स। अब देखिए मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन के बराबर होगा, तो अगर इससे आप रिवीजन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस सीरीज को मेरे जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, नीट वाला आप लोग लगा ही लेते हैं, जेई वाला भी कुछ लगा लेते हैं, IIT वाला कोई नहीं लगाता है, नीट का जो बच्चा होता है, ठीक है, तो जेई वाले तो लगाते ही हैं, लेकिन आप लोग प्लीज इसको जरूर देखिएगा, इसको देखिएगा और ये देखिएगा, फायदा आपका करेगा। ये 13 सितंबर को जो एग्जामिनेशन होगा उसमें 100% आपको क्या है, ये प्रॉफिट देगा, बहुत जबरदस्त लाभ देगा, आपके सिलेक्शन में हेल्प करेगा, आपके फिजिक्स में 4 चांद लगा देगा। ये 10 क्वेश्चन, हर चैप्टर का अगर 10 क्वेश्चन बस हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, कंसीडर सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, ये 3 चार्ज दिया है, ये देखिए ऐसे इस प्रकार से ऐसे दे रहा है, ये देखिए ये इस प्रकार से दे रहा है, ये देखिए ये C है, ठीक है, और ये यहाँ तक क्या है, A दिया है, देखिएगा यहाँ तक A दिया है, फिर यहाँ सेंटर से होते हुए ये क्या है आपका B दिया है, और ये देखिए इस तरह से ये 90 डिग्री पे है, कितने पे है ये 90 डिग्री पे, और ये देखिए ये 60 डिग्री पे है, कितने पे है 60 डिग्री पे है, ठीक है। तो कह रहा है कि A पे कितना है, A पे Q/3 चार्ज है, B पे कितना है Q/3 चार्ज है, B पे Q/3 चार्ज है, और C पे -2 Q/3 है, देखिए C पे -2 Q/3 है,
और ये देखिए ये सेंटर जो दिया गया है O दिया गया है, ठीक है। सेंटर जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, O दिया गया है, ठीक है। तो ये सेंटर जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, O दिया गया है, ठीक। तो सेंटर O दिया गया है। अब देखिए बेटा सेंटर O दिया गया है, A है, B है, C है और सेंटर जो है O दिया गया है। आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एक चीज और दे दिया है, 60 डिग्री है, रेडियस इनके R हैं। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, अब ऑप्शन को हमको पढ़ना पड़ेगा तभी हम कुछ कह पाएंगे। पहला ऑप्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड एट O Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब इधर की तरफ, क्या सही है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 होगी। तीसरा ऑप्शन कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज C एंड B, C और B के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो Q/54 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखिए ये दे रहा है द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज Q/12 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी पोटेंशियल जो है वह Q/12 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आपसे कह रहा है। तो चलिए देखते क्या क्या सही हो सकता है, चारों चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। तो पहले तो हमको ये देखिए ये R है, ये R है, ठीक है। तो बिना सोचे समझे पहले ये पता कर लीजिए, थीटा के पास बोले तो 2R cos 60, थीटा से दूर बोले तो 2R sin 60, कैसे भी निकाल लो, जो आपका निकाल सकते हो जैसे, ठीक है। तो ये देखिए ये जो होगा ये भी R आपका आएगा, और ये जो आएगा देखिए ये R हो गया, ये 2R हो गया, 4R स्क्वायर में से R स्क्वायर जाएगा 3R स्क्वायर यानी √3R, कैसे भी निकाल सकते हो। देखो √3R का होल स्क्वायर R स्क्वायर, ये 2R स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है भाई, ठीक है भाई। ये 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होता है क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन आपको फील करना है इसका। 9th 10th में आपने पढ़ा है कि अगर ये यहाँ एंगल बना है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। कहीं भी डायमीटर से अगर इस तरह से बनता है, उसको क्या कहा जाता है हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 90 डिग्री का होता है। तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड O पे निकाल लें। तो ये देखिए O पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इधर की तरफ होगा, सॉरी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। चूंकि R भी समान है, चार्ज भी समान है, R भी समान है, चार्ज भी समान है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचा कौन, ये बचा, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, ये माइनस चार्ज है, तो इस माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ होगा। देखो माइनस चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर की तरफ हो गया माइनस चार्ज के कारण। भाई माइनस चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गया, तो अगर माइनस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो E इक्वल टू बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/3, ये भी तो रेडियस ही है ना, R का स्क्वायर। ये देखिए कितना हो गया, ठीक है, Q/Q क्या हो गया, 2 दूनी 4 6 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, कैसे, निगेटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा है बेटा, Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R दे रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, एकदम गलत है, Q/8 बोल रहा है तो गलत है। अब दूसरा ऑप्शन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, करा पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो चलो भाई दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इसके और इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसके और इसके बीच होगा, इसके और इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो चलो भाई देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का, Q/3 अपॉन कितना, ये इनके बीच का डिस्टेंस 2R हो गई, इनके बीच का क्या होगा -2Q/3, और ये क्या Q/3 अपॉन √3R, और ये देखिए इनके बीच का क्या होगा -2Q/3, और ये देखिए ये Q/3 अपॉन कितना होगा, ये R। तो पहले तो आपको उसी तरह से देखने में फीलिंग आ रही है कि नीचे √3 आ रहा हो गया, अगर कहीं √3 आ रहा था तभी तो कटने की संभावना रहती, तो ये तो उसी तरह से साफ साफ कह रहा है कि हम कटवे नहीं करेंगे, यहाँ √3 है तो कहीं और है √3, तो बिना सोचे समझे ही आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि वह क्वेश्चन में ऑप्शन बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन आप देखिए कहीं पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये गलत हो गया। बोलिए भाई क्या हो गया, ये गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो हो गया वह क्या हो गया, गलत हो गया, यानी बी वाला जो है वह क्या हो गया, गलत हो गया। फिर अब देखिए सी वाला करा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज एट सी एंड बी इज Q/54 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है भाई, Q/54 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर।
तो किसके किसके बीच का ये कह रहा भैया, ये आपसे कह रहा है कि ये C, तो चलिए इसके बीच का फोर्स जरा देख लीजिए। फोर्स क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बीच का कह रहा है, C और B के बीच का। तो बोलिए 2Q/3 हो गया, ये Q/3 हो गया, ये √3r का होल स्क्वायर, 3r का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3 3 9 3 27 दूना 54, 3 3 9 3 27, 27 2 से 2 कट गया, हाँ सही बोल रहा है ये, 54 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब C वाला ऑप्शन सही है। देखते हैं जरा D वाला सही है कि नहीं। ठीक है, C वाला सही है, देखते हैं D वाला सही है कि नहीं। D वाला क्या करा भैया, O पे जो पोटेंशियल होगा Q/12 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, इसके कारण क्या हो जाएगा Q/3r, इसके कारण क्या हो जाएगा प्लस Q/3r, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये देखिए -2Q/3r। ये तो पोटेंशियल 0 आ रहा है, पोटेंशियल क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, -2Q इसके कारण, भाई r डिस्टेंस है ना ये, इसके कारण भी तो होगा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन हो तो होता नहीं है, ये पोटेंशियल 0 आ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है Q/12 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसका मतलब D भी क्या है, गलत है। ठीक है भाई, तो छठवां क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या है कैसे है कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अब चलते हैं बेटा इसमें 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है कैसे है। और भाई चलो मिटाते हैं, और मिटाने के पश्चात इसमें 7वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो 7वां क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है, 7 क्वेश्चन करा कि एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखिएगा 7वां क्वेश्चन करा कि एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर is parallel to the z-axis and carries a current line charge density lambda at the pieces of thin non-conducting spherical shell of radius r in such a way that the arc PQ subtends an angle 120 degree, ठीक है, at the center O of the spherical shell as shown in the figure, the permittivity of free space is the epsilon naught, which of the following statement are true? Electric flux through the shell इतना, the jet component of electric field 0, electric flux इतना, the electric field normal to the surface of shell। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है आपका। ये देखिए इस प्रकार से ये जेड एक्सिस का एक दिया गया है, ये एक कोई लाइन है, ये ऐसे है, और ये सेंटर है, ये सेंटर है, और ये आपका 120 एंगल सबटेंड कर रहा है। ये देखिए R है, ये R है। ठीक है, इस पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा यानी पूरा इस प्रकार से चार्ज ऐसे पूरा चार्ज फैला, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरा फैला है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, देख लेते हैं कितना फ्लक्स है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इसके अंदर से आखिर पूरा क्यू चार्ज तो पूरा फैला हुआ है ना, अगर हमको ये पता चल जाए कि इसके अंदर से कितना चार्ज है, पूरा कितना चार्ज है, तब तो हम आप बता सकते हैं भैया, तब तो हम जरूर बता देंगे, पक्का बता देंगे अगर ये पता चल जाए तो कि इसके अंदर से कितना चार्ज है। ये अगर हम बता दें कितना चार्ज है, तो ये हम तभी बता पाएंगे बच्चा लोग जब हमको इसकी लंबाई पता। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री ये सब चीजें बेसिक चीजें, एक एक क्वेश्चन में आपका कई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आईटी के। तो ये तभी आप बता सकते हैं जब आपको यहां से लेके यहां तक की लंबाई पता हो। जब तक आप यहां से लेके यहां तक की लेंथ नहीं पता करेंगे तब तक आप पता नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए 120 डिग्री है बच्चा लोग, 120 डिग्री का मतलब होता है ये 60 डिग्री हो गया और इधर का 60 डिग्री हो गया। इस तरह से जब आप निकालोगे तो r√3/2 होगा और ये भी r√3/2 होगा। क्यों भाई, ट्रिग्नोमेट्री से r√3/2 ये भी होगा, r√3/2 ये भी होगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, जोड़ोगे तो r√3 होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो लंबाई, जो पार्ट इस रॉड का इसके अंदर है उसकी लेंथ r√3/2 है, r√3 है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q/r√3 होता है। लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लंबाई, या Q इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा r√3। ये बताइए फ्लक्स क्या होता है, इसके अंदर जितना चार्ज होगा, चार्ज कितना है, लैम्डा r√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। सी वाला नहीं है सही, सी वाला गलत है। फिर अब बी और डी में चलिए फाइट करते हैं, बी और डी देख लेते हैं क्या है। ठीक है भाई, आईटी के क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन भी रहते हैं,
तो बी कहा कि द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो बच्चों पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे, तो ये बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से है, पूरा एक लाइन पे है, केवल एक पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं। अगर केवल एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इधर भी। लेकिन मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज फिर उसके पास है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है कि नहीं। तो ऐसे ही जेड कंपोनेंट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो देखिएगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इधर की तरफ ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जेड कंपोनेंट में इधर की तो बनाया है ये, तो जेड कंपोनेंट में ये देखिए सरफेस पे कहीं नहीं होगा, हाँ ऊपर कहीं बहुत हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो प्लस चार्ज होगा उसके ऊपर हो सकता है, तो कहीं नहीं इस पे होगा। यहाँ देखिए कहीं यहाँ करेंगे तो ये देखिए ऐसे आएगा कि नहीं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, हाँ बस उस क्लोज सरफेस से परपेंडिकुलरली, ठीक है। लेकिन जेड कंपोनेंट में कोई नहीं निकलेगा, कोई जेड कंपोनेंट में नहीं आएगा, इधर की तरफ नहीं आएगा, जो भी आना होगा वह सीधे जेड कंपोनेंट में ही आएगा, हाँ कुछ एंगल बनाते हुए क्या है वहां से निकलेगा। तो इसका मतलब जो ये सी वाला द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी जेड कंपोनेंट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो जो सी वाला बी वाला कह रहा कि द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट ऑल द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ सेल, इसका मतलब जेड कंपोनेंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सरफेस पे जीरो होगा कि नहीं, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। और डी वाला कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस एट ऑल सेल एट पॉइंट, ये सारे पॉइंट पे नॉर्मल है, ये देखिए सारे पॉइंट पे नॉर्मल है, इसे नहीं कहीं पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। हाँ अगर कोई एक प्लस चार्ज रखा होता तो सारे पॉइंट पे क्या रहता है, ये नॉर्मल होता, लेकिन सारे पॉइंट पे नॉर्मल है ही नहीं, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन जो है वह गलत है। कौन सही है, ए और बी सही है, ठीक है। अब आ जाइए इसमें क्वेश्चन, ये आपका हो गया 7। अब S8 में आ जाते हैं कि S8 में क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, S8 37 क्वेश्चन है, देखिए सॉरी S8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिटाते हैं इसको। S8 में छोटी छोटी बातों को बेटा ध्यान देना, जितना छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे उतना अच्छा आप करेंगे, कंपटीशन का मतलब ही यही है। चलिए भाई S8 क्वेश्चन में चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा, करा कंसीडर ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1 सेंटर्ड एट द ओरिजिन। ये कैविटी के नाम से फेमस है, जेई में तो आ चुका लेकिन अभी नीट में नहीं आया है, हाँ भविष्य में जरूर कभी ना कभी आएगा। कैविटी के नाम से आईटी में ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत आसान होता है, बहुत ही सरल होता है, अगर आप बस वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप जानिए, ठीक है। तो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r2 सेंटर्ड एट ए पॉइंट एट ए p विच डिस्टेंस OP इक्वल टू a r1 माइनस r2 करा दे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैसे होगा, उनको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग चित्र को बना लें कि क्या कह रहा है। चलिए आइए चित्र को बनाते हैं। ये देखिए ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये देखिए इस प्रकार का क्या है, ये ऐसे P दिया गया है और ये क्या दिया गया है, ये R2 दिया गया है, देखिए R2 दिया गया है, ये सेंटर दिया गया है, और ये देखिए ये क्या दिया गया है, ये A है और इसका रेडियस क्या है, R1 है, कैविटी है। तो एक बात बेटा याद रखना, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं, ठीक है, उसका तरीका नहीं बता रहा हूं। अगर इस पर ये पूरा पार्ट पे अगर प्लस रो डेंसिटी चार्ज होता है, तो जो कैविटी बनी होती है, कैविटी के अंदर जो चार्ज होता है वह बेटा माइनस रो होता है, क्या होता है, माइनस रो होता है। और आप जानते हैं कि जब ये रो डेंसिटी, तो उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जो होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रो r अपॉन कितना होता है, 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। प्लस के कारण अवे द पॉइंट, अवे द क्या होता है, सेंटर होता है, और माइनस के कारण टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो अब क्वेश्चन में हमको सबसे पहली चीज ये देखना है कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, मतलब इसके अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सब कुछ बोल रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये देखिएगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसका नाम क्या रख लेते हैं, O रख लेते हैं, ठीक है, इसका नाम P रख लेते हैं, इसका नाम M रख लेते हैं। चलिए M, हमको M पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, चलिए M पॉइंट पर चाहिए। तो बड़े स्फीयर के कारण M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये देखिए बड़े स्फीयर के कारण जो होगा रो, और ये क्या होगा OM, ये देखिएगा OM वेक्टर है ना, O से M, सेंटर से बाहर, चूंकि इस पे प्लस है, अंदर वाले पे माइनस है, कैविटी पे क्या है, माइनस रो आ जाता है,
माइनस रो आ जाता है, याद कर लो अभी, ठीक है, क्योंकि उतना बताने का समय नहीं है। इसमें प्लस रो है तो अंदर की तरफ यहाँ माइनस रो आ जाएगा, तो माइनस रो आ जाएगा तो ओ एम अपॉन कितना हो जाएगा, ओ एम अपॉन कितना हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट। और यही आपका क्या है, यहां पर क्या है ये ध्यान दीजिए, ये देखिए इसका रेडियस r2 है, तो ये बताइए इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, भाई वेक्टर है, इस पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा। भाई ये इसमें ऐसे हो गया तो इसमें सेंटर की तरफ होगा, तो सेंटर की तरफ होगा तो ये बताइए E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो क्या mp अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब चलिए वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे, वेक्टर का अलजेब्रा जोड़, ये देखिए E1 प्लस E2 हो गया, देखो E1 प्लस E2 हो गया, यहां से हम रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, ये बताओ क्या हो जाएगा, OM प्लस MP। ये बताइए OM प्लस MP क्या हो गया, बोले भाई OM प्लस MP, देखिए OM प्लस MP हो गया, तो OM प्लस MP क्या हो गया, OP हो गया, ये देखिए रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया OP। बोले भाई रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया OP। मतलब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा हो गई, यानी इस पॉइंट पे इधर नहीं हुई, इधर नहीं हुई, ये देखिए O से लेके P हो गई। हाँ, ऐसे ही कहीं भी आप निकालेंगे, कहीं भी यहां निकालेंगे आप, तो यहां भी आप, यहां नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, O से P ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आएगी वो हमेशा आएगी, और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अंदर क्या होगा, समान होगा। यानी क्या कहने का मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी एट ऑल प्लेस क्या सेम, ऑल प्लेस सेम, एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अलोंग, अलोंग कैसे, ओपी को ही हम क्या कहते हैं, वेक्टर ए कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन इसको सटीक बैठा रहा है। आइए भाई इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सटीक बैठा रहा है। तो बेटा लोग इसको कहाँ गया, हाँ इसको देखिए, ए वाला क्या कर रहा है, इज यूनिफॉर्म इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द R। कहाँ R पे डिपेंड कर रहा है, R का मतलब ए या नहीं, R कुछ और है, R इज द ER देन करेक्ट, नहीं डिपेंड कर रहा, मतलब इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इस पे OM पे नहीं डिपेंड कर रहा है, गलत है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है E यूनिफॉर्म इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2 एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द वेक्टर R। वेक्टर R का मतलब ये वाला, मतलब जहां भी होगा O से M होगा, O से N होगा, उस पे नहीं डिपेंड कर रहा। M पे आप निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन OP का मतलब वेक्टर A हो रहा, OP का मतलब क्या हो रहा है, वेक्टर A। ये देखिए ये वेक्टर R है आपका, तो कहां वेक्टर R पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर A पे। तो B वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। C कर रहा है E इज द यूनिफॉर्म इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A बट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A। करा वेक्टर इज द यूनिफॉर्म, समान है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A। करा है कि A से इंडिपेंडेंट है, कहां A से इंडिपेंडेंट है, A पे, तो भाई इस पे देखिए कहां A से इंडिपेंडेंट है, OP है कि नहीं, A पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब C नहीं है। D वाला क्या करा, इज यूनिफॉर्म एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ए। देखिए मैग्नीट्यूड भी डिपेंड कर रहा है OP पे और डायरेक्शन भी OP पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब D वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है भाई, तो देखिए कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग क्या होगा, हर चीज को समझेगा, कॉन्सेप्ट को समझेगा, ये ध्यान रखिए। अब चलिए S9 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए चलिए S9 क्वेश्चन पे, चलो इसको मिटाते हैं, S9 पे आते हैं। ठीक है भाई, आइए S9 क्वेश्चन, चलो भाई S9 क्वेश्चन देखते हैं क्या है कैसे है। चलिए बच्चों S9 क्वेश्चन देखते हैं कैसे है S9 क्वेश्चन। S9 क्वेश्चन कर रहा है कि द फिगर बिलो, ठीक है, टू सिचुएशन इन विच टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिव लाइन। ये देखिएगा इस पे जो है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस पे भी आपका क्या है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपका लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पे आपका माइनस लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, ये जो सेंटर दिया गया है यहाँ माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज दिया गया, प्लस क्यू चार्ज दिया गया, माइनस क्यू चार्ज दिया गया है। करा है कि क्या होगा, पहला ऑप्शन, बोथ चार्ज एग्जीक्यूट SHM, बोथ चार्ज विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, द चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट SHM, ठीक है, व्हाइल द माइनस क्यू कंटिन्यूअस मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये देखिएगा ये लैम्डा ही है, इस पे भी लैम्डा, सॉरी। और डी क्या रहा है कि माइनस क्यू SHM प्लस क्यू कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
तो देखो बच्चों, एसएचएम का मतलब क्या होता है कि अगर वह मीन पोजीशन के इधर उधर डिस्प्लेस करे तो इसका मतलब एसएचएम है। और अगर मान लीजिए ये इसको इधर डिस्प्लेस किए इधर ही भाग गया, इधर डिस्प्लेस किए इधर भाग गया, तो उसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं एक तरह से। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जो फोर्स होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर भी होता है। लाइन चार्ज के लिए अलग होता है, चार्ज शीट के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स पक्का घटेगा, और आर डिस्टेंस घटेगा दो चार्जों के बीच में, दो लाइन चार्जों के बीच में आर डिस्टेंस घटेगा तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, पक्का बढ़ेगा। तो अब ये थोड़ा सा ये बताओ कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज इसकी तरफ आ रहा है तो बोलो ये भी प्लस है भाई साहब। मान लो हम इधर खिसका दिए तो क्या इसको अपनी पास ये बुलाना चाहेंगे, मतलब हम इधर खिसकाए हैं तो क्या इसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये पसंद करेगा प्लस, नहीं माइनस वाला रहता तब ना पसंद करता है। अगर ये माइनस रहता है तो इसको अपनी तरफ खींच लेता है। बोले भाई अगर माइनस होता है तो उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो ये इसको पसंद ही नहीं करेगा बेटा, ये ध्यान देना, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, ये इसको पसंद ही नहीं करेगा, इसकी तरफ जाएगा ही नहीं है। ठीक है, तो जो हम इसको इधर खिसकाएंगे तो क्या होगा, एक तरह से देख लो, खुद देख लो, इनके कारण जो फोर्स होगा वह इधर होगा, इसके कारण ये भी प्लस है ये भी, और इसके कारण फोर्स जो होगा इधर होगा, F1 हो गया F2 हो गया। F1 किसके कारण है, इसके कारण है, और F2 क्या है, इसके कारण। तो ये बताइए इनके बीच की डिस्टेंस कम है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कम है तो F1 ग्रेटर देन F2 है। तो बताइए क्या खींच के इसको यहां लेते आएगा कि नहीं, तो क्या ये फिर पुनः अपने पोजीशन में आ जाएगा कि नहीं, पुनः अपने पोजीशन में आ जाएगा। अब इसके कारण देखते हैं, मान लीजिए यहां हम लाते हैं, चलिए यहां लाते हैं, तो यहां लाते हैं तो ये बताइए इनके कारण इस पे फोर्स रिपल्सिव यानी F1 हो गया, और इनके कारण यहाँ फोर्स क्या हो गया, इधर F2 हो गया। ये बताइए इसके कारण F1 है तो ये डिस्टेंस कम है यानी F1 इज ग्रेटर देन F2 है। तो बताओ क्या इसको खींच कर ये इधर की तरफ ले जाएगा कि नहीं, यानी ये अपने मीन पोजीशन में ही पुनः पहुंच जा रहा है। इसका मतलब इधर खिसका रहे हैं इधर आ रहा है, इधर खिसका रहे हैं इधर आ रहा है, इधर खिसका रहे हैं इधर आ रहे हैं, इधर खिसका रहे हैं इधर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, SHM मतलब ऑसिलेशन कर रहा है। माइनस क्यू चार्ज का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये देखिए माइनस क्यू चार्ज का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। माइनस क्यू चार्ज, जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है, देखो भाई ये माइनस क्यू चार्ज दिया गया, ये लैम्डा दिया गया, ये लैम्डा दिया गया है, और ये माइनस क्यू चार्ज है। तो चलो भाई देख लेते हैं जरा माइनस क्यू चार्ज का क्या है, आप लोग भी देख लीजिए जरा। तो माइनस क्यू चार्ज का देखिए, इधर थोड़ा माइनस क्यू चार्ज को लाइए, अब खुद देख लीजिए आप, इधर लाएंगे माइनस क्यू चार्ज तो ये बताइए बीच की डिस्टेंस कम हो गई, खुद देखिए पॉजिटिव भाई साहब है, तो हर पॉजिटिव चाहता कि माइनस हमारी तरफ चला है, तनको हल्का सा भी उसको लग गया, हल्का सा भी उसको थोड़ा सा भी क्या है, ठीक है, मिल गया चांस, तो सोचेगा माइनस को हम खींच लें। भाई अभी तो क्या है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो ये खींच नहीं पा रहा है, लेकिन ज्यों हल्का सा इधर आया तो जी ललचाया रहा ना गया, तुरंत वो सोचेगा अपनी तरफ खींच लें। तो आप ये बताइए जब आप इस माइनस को इधर खिसका रहे हैं तो देख रहे हैं कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही भाग रहा है। ठीक है, देख लीजिए, खुद देख लीजिए, इसके कारण यहाँ जो फोर्स होगा F1 होगा, और इसके कारण इस पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव इधर F2 इसके कारण है F2। तो बताइए बीच की डिस्टेंस कम है, तो बीच की डिस्टेंस कम है तो F2 क्या होगा, ज्यादा होगा। बीच की डिस्टेंस कम है तो F2 क्या होगा, ज्यादा होगा, तो F2 ज्यादा होगा तो ये इधर की तरफ खिंचाएगा। बस एकदम सिंपल लाइन में समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज हम इधर ले जा रहे हैं, तो बताओ क्या है, अपनी तरफ रखेगा, ये फटक फेंक देगा, इसे भगा देगा। लेकिन ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव है, अभी यहाँ है, लेकिन ज्यों सड़क पे इसे निकला निगेटिव चार्ज त्यों ये अब खींच लेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये देखिए इधर खींच रहे हैं तो ये इधर वाला पॉजिटिव खींच ले रहा है, इधर खींच ले रहे हैं तो इधर वाला पॉजिटिव खींच ले रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, यानी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जा रहा है, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सी सही है, बाकी इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, अब आ जाओ ठीक है, किस पे, 10वें क्वेश्चन पे। तो चलो भाई 10वां क्वेश्चन भी देखते हैं। अब देखिए भैया एक एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, सब जितने फार्मूले हैं वह मैंने कवर कर दिए, कूलम्स लॉ भी कवर कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कवर कर दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बता दिया,
मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चैप्टर में एनसीईआरटी के होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका बता दिया, सब मैक्सिमम आपको बता दिया, ठीक है, जो नीड होती है। तो अगर इस मेरे साथ रिवाइज करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे तो जरूर फायदा होगा आपको, ठीक है। ये नुकसान का गेम नहीं आप हमारे साथ कर रहे हैं, ये फायदे का कर रहे हैं। तो ये देखिए S10, S10 आ जाइए, क्या है भैया S10 क्या है, देखिए S10 का रहा है टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r, रेडियस r and 2r हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ1 and ρ2, ठीक है, ρ1 and ρ2, ρ1 and ρ2, ρ1 and ρ2 respectively touch each other, the net electric field are distance 2r, net electric field distance 2r। एक मिनट जरा बेटा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दिया गया है, सॉरी इसके लिए, ठीक है, क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दिया गया है बेटा, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसफील्डिंग, सॉरी इसके लिए, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया गया है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, डायग्राम नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं। ये देखिए आप लोग डायग्राम, ये देखिए इस तरह से डायग्राम होता है, ये देखिए क्या हो गया, ये माइनस रो हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इनका रेडियस भाई साहब का कितना है, ये जो हैं इनके रेडियस क्या दिए गए हैं, एक मिनट, सॉरी डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा इधर उधर मैं देख लिया। ये देखिए क्या करा, टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रेडियस r and 2r हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एकदम सिंपल है, सिंपल, सॉरी r हो गया, और ये क्या, अरे भाई थोड़ा थोड़ा दिमाग कभी कभार हम लोग का भी इधर उधर हो जाता है भाई, क्या करिएगा, मनुष्य की श्रेणी में है, ठीक है। r and 2r हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ1 and ρ2 रिस्पेक्टिवली, यानी ρ1 and ρ2 रिस्पेक्टिवली। ये देखिए इस पे बेटा ρ1 है, और ये देखिए क्या दिया गया है, ρ2 दिया गया है, ठीक है। टच ईच अदर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0, फाइंड रेशियो ऑफ ρ1 by ρ2। देखो कितना चालाक होके कहा है, कहा कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के, देखिए इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, देखिए मैं इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, कहीं भी हो सकता है, पता नहीं कहां हो सकता है, ये देखिए इनको मिलाने वाली लाइन यही है ना, इनको मिलाने वाली लाइन में इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब ये कहा ही नहीं है किधर, लेफ्ट ना कहा है ना राइट कहा है, कुछ कहा ही नहीं है, न लेफ्ट कहा है न राइट कहा, देखते हो कितने, बस ये कह दिया कि इसको मिलान, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे, यहां से 2r डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अब आपको दोनों केस लेके चलना पड़ेगा भाई, इसी पे चलेंगे, इधर उधर तो चलेंगे नहीं हम, क्योंकि क्वेश्चन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि उसकी मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग ही। तो आप या तो इधर चलेंगे 2r डिस्टेंस पे, या तो आप इधर 2r डिस्टेंस चलेंगे, बोलो, या तो इधर चलोगे, तो चलो दोनों चलना पड़ेगा। तो पहले हम इधर से 2r डिस्टेंस पे आ जाते हैं, चलिए मान लीजिए आया 2r डिस्टेंस, ये 2r डिस्टेंस। अब देखो भाई, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E out 1/4 pi epsilon naught Q by r स्क्वायर, जहां Q क्या होता है, छोटा r लेते हैं, छोटा r सेंटर से दूरी है, जहां Q होता है 4/3 pi r क्यूब इंटू रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन 4 pi epsilon naught r स्क्वायर, 4 पाई कट गया, ये आपका क्या हो गया, E आउट हो गया रो r क्यूब अपॉन 3 epsilon naught, E इन क्या हो गया, रो r अपॉन 3 epsilon naught। देखिए ये बाहर की तरफ हो गया। तो अब बताओ, ये इसके भी सेंटर से बाहर है, तो इसके सेंटर से कितने दूरी पे हो गया, 2r, इनके सेंटर से कितना हो गया, 2r r यानी ये 5r हो गया। देखिएगा इनके सेंटर से 5r हो गया, इनके सेंटर से 5r हो गया। तो अब बताइए, चलिए इनके कारण जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ये देखिए इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। कितना हो जाएगा जरा देखते हैं, लिखते हैं E1 इक्वल टू रो, इसका रेडियस कितना है r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर से दूरी कितनी है 2r का मतलब 4r का स्क्वायर। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यहां से यहां तक, तो बताओ ये यहां से यहां तक 5 है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया E2। अब कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्या है,
तो E2 इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए रो क्या, रो रेडियस कितना है 2r3। 2r3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 r3। अरे भाई स्फीयर का रेडियस होगा ना r, तो 2r का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8r3 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट सेंटर से दूरी, सेंटर से कितना हो गया, सेंटर से 5r हो गया। 5r का मतलब कितना हो गया 25r²। अब बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। तो इस पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या हो गया 0। E1 प्लस E2 0 का मतलब होने का क्या हो गया रो r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r 4r² प्लस रो 8r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन 25r² इक्वल टू 0। ये देखिए ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया। अच्छा एक पे रो 1 है, एक पे रो 2 है, रो 1 रो 2। अब देखिए 3 एप्सिलॉन अपॉन r² कट गया, रो 1 अपॉन रो 2 कितना हो गया, ये 4 32 माइनस में अपॉन 25, तो माइनस 32 अपॉन 25 हो गया कि नहीं। तो एक ऑप्शन आपका इसमें देखिए सही बोल रहा है, यानी बी वाला, ठीक है बी वाला यहाँ क्या बोल रहा है सही। अब ये वाला नहीं पता है सही है कि क्या है, ठीक है। सी वाला गलत है, सी वाला क्या है गलत है। अब देखते हैं ए और डी में कौन सही है, ए और डी में सही है। तो ए और डी में कैसे देखेंगे, तो एक तो इधर मिल रहा है उस लाइन पे, एक इधर भी तो मिलेगा कोई पॉइंट पे। तो मान लेते हैं कि इसके सेंटर से, ये देखिए इसके सेंटर से ये जो पॉइंट है P, इसके सेंटर से 2r लेना है, 2r। ये डिस्टेंस कितनी है 2r और ये डिस्टेंस कितनी है r। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है। देखो यहां दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। अब यहां देखिए कैसे होंगे, यहां पर आप देखेंगे ये इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये देखो इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ये आउटसाइड का केस होगा। बताओ, अरे भाई ये वाला पॉइंट तो इस गोले के बाहर है ना P वाला, तो E1 इक्वल टू क्या होगा बोलो, E1 इक्वल टू रो 1 r³ 3 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर से 2r दूरी है तो यानी 4r का स्क्वायर। और ये बताइए इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये तो E1 हो गया, इसके कारण अब ये बताइए ये अंदर का केस है, गोले के अंदर वाला केस। गोले के अंदर ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, करो फार्मूले की रटाई तब शुरू होगी पढ़ाई। ये देखो ये वाला केस होता है, तो ये वाला केस होता है तो इसके बाहर देखिए, ये देखिए ये और ये 2 हो गया, क्यों भाई 2 हो गया, यानी E2 इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए E2 इक्वल टू रो 2, ये देखिए E2 इक्वल टू रो 2 और सेंटर से कितनी दूरी r, सेंटर से क्या r, सेंटर से सॉरी ये करोगे तो कितना होगा, ये रो r, सेंटर से कितनी दूरी है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए E1 इधर है, E2 इधर है, क्वेश्चन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी E1 इक्वल टू E2 होगा। बोलो E1 इक्वल टू E2 होगा, यानी रो 1 r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 4r² इक्वल टू रो 2 r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी रो 1 अपॉन रो 2 इक्वल टू, सब कट पिट जाएगा, क्या बचेगा 4/1। तो 4/1 बचेगा। तो अब आप खुद बताइए डी वाला सही है कि ए वाला सही है। इसका मतलब ए वाला गलत, डी वाला क्या सही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी और डी। तो बेटा ये देखिए 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए और आपको 10 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कई तरह का लगा होगा, ठीक है, फार्मूले बेस्ड लेकिन सब था, कोई नई चीज नहीं थी। देखिए अगर जो बंदा बाहर और अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला नहीं जानता इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। और बस इतना रखे, गोले के बाहर मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होगा और अंदर की तरफ क्या होगा अवे होगा, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो हर पॉइंट पे अपनी तरफ होगा, मतलब गोले की तरफ होगा। इतना ध्यान दे सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये 10 इंपॉर्टेंट IIT एडवांस के क्वेश्चन बताएं जो 2020 में मतलब इस परीक्षा में जो सितंबर में होने वाला है आपका जेईई में और आपका नीट में, इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ज़्यादा बताने का औचित्य नहीं है क्योंकि समय हम लोग के पास नहीं है। वैसे आप लोग सब पढ़े हैं, हाँ बस एक बार देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, तो हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। थैंक यू सो मच बेटा, पढ़ते रहिए, एकदम मस्त रहिए और मस्ती से पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, बिना तनाव के पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।